चैप्टर 4 यह है आपका अनुतोष प्राप्त करने की प्रक्रिया। अनुतोष प्राप्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रहा है। देखिए, सबसे पहले कल मैंने आपको बताया कि अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होता है तो सबसे पहले सूचना देगी, और यह सूचना वो किसको देती है? आपका संरक्षण अधिकारी को देती है, और यह सूचना संरक्षण अधिकारी को धारा 4 के तहत देती है। ठीक, ये सूचना दे दी। सूचना देने के बाद जो महिला है उसका DIR दर्ज किया जाता है, शिकायत दर्ज की जाएगी, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट धारा 5 के तहत, कल पढ़े थे अपन। अब जैसी DIR दर्ज कर लिया प्रोटेक्शन ऑफिसर ने, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर इसे मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। ठीक है ना? मतलब ये जो आवेदन है जो महिला ने दिया है, अब मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या कर दिया जाएगा? आवेदन कर दिया जाएगा, है ना? द सेड DIR शैल बी सेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट। जो मजिस्ट्रेट है वो उसके पास भेज दिया जाएगा। अब ये DIR जो है, और याद रखें DIR मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है, और यहीं से शुरू होता है आपका चैप्टर नंबर 4। ठीक, और ये मजिस्ट्रेट के पास आवेदन भेजा जाता है धारा 12 के तहत। समझ रहे बात? सेक्शन 12 के तहत ये प्रक्रिया है उसकी। जैसे मजिस्ट्रेट के पास गया तो अब मजिस्ट्रेट जो होगा नोटिस जारी करेगा। ठीक है ना? नोटिस हिंदी में बोलेंगे सूचना की तामीली। नोटिस सर्व करेगा, मतलब दोनों को बुलवाने के लिए। समझ रहे बात? एग्रीव्ड पर्सन जैसे मजिस्ट्रेट के पास गया, अब मजिस्ट्रेट को न्याय करना है, रिलीफ देना है, तो वो क्या करेगा? केवल महिला की बात सुन करके तो न्याय नहीं दे सकता, पुरुष को भी और महिला को दोनों को बुलवाएगा अपने पास, और बुलवाने के लिए सूचना दी जाएगी। इसी कहते हैं नोटिस सर्व करना। कई बार ऐसा होता है जब महिला का आवेदन जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, तो उस आवेदन की वो ग्रेविटी को देखता है। अगर उसको लगता है कि इसमें कहीं कुछ गड़बड़ है ना, इसमें कुछ गड़बड़ है, ये जो आरोप लगाया जा रहा है शायद वो सही नहीं है, अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है तो वो नोटिस सर्व करवाएगा दोनों को बुलवाने के लिए। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, महिला जो कह रही है वो सही है, तो मजिस्ट्रेट एक्स पार्टी ऑर्डर भी जारी कर सकता है। एक्स पार्टी मतलब एक पक्षीय, महिला के हक में। सही बात? तो इस तरीके से चाहे वो सूचना की तामीली हो, धारा 12 में आवेदन किया, सूचना की तामीली या एक्स पार्टी ऑर्डर जो है ये आपका धारा 13 में है। समझ मेरी बात? सूचना की तामीली करवाएगा वो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ठीक, सूचना की तामीली करवाएगा। अब नोटिस सर्व करने के बाद जो दोनों पार्टी हैं, ठीक है ना, दोनों पक्षों को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। नोटिस सर्व किया गया है, इट मींस बोथ द पार्टीज हैज टू अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट। जाना पड़ेगा। ठीक, मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, और मजिस्ट्रेट के पास जब चले गए, ठीक, तो मजिस्ट्रेट क्या करता है? अगर उसको लगता है तो वो महिला की काउंसलिंग करवाता है। मान लीजिए महिला बहुत डरी हुई है या महिला को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो उसकी काउंसलिंग करवाता है। तो काउंसलिंग एक तो सर्विस प्रोवाइडर के लोग जाकर के काउंसलिंग कर सकते हैं, या फिर अगर लगता है मजिस्ट्रेट को तो वो विशेष लोगों को भी बुलवा सकता है। समझ मेरी बात को? मजिस्ट्रेट काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग करवाने का आदेश देगा महिला का, तो काउंसलिंग वो सर्विस प्रोवाइडर के मेंबर से करवा सकता है। या उसको लगता है भाई सर्विस प्रोवाइडर वाले तो NGO वाले हैं, उसको लगता है कि नहीं साइकेट्रिस्ट लगेगा महिला की काउंसलिंग करने के लिए, तो मजिस्ट्रेट जो है विशेष व्यक्तियों को भी परामर्श देने के लिए बुलवा सकता है। जब मजिस्ट्रेट परामर्श देने के लिए आपका सर्विस प्रोवाइडर के लोगों को बुलवाता है तो धारा 14 के तहत, लेकिन जब वो विशेष लोगों को बुलवाता है तो धारा 15 के तहत। समझ पा रहे हैं मेरी बात? सेक्शन 14 में काउंसलिंग ऑफ अ एग्रीव्ड पर्सन बाय द मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब सेवा प्रदाता जो संस्था है उसके सदस्यों के द्वारा महिला का परामर्श है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि सर्विस प्रोवाइडर्स जो है एक्चुअल काउंसलिंग नहीं कर सकते, दे नीड ए स्पेशलिस्ट काउंसलर, दे कैन ब्रिंग द साइकेट्रिस्ट, वो बुलवा सकते हैं मनोवैज्ञानिक को और काउंसलिंग करने के लिए कह सकते हैं।
तो जब सर्विस प्रोवाइडर के लोग काउंसलिंग करेंगे तो वो धारा 14 है, और जब विशेषज्ञों को बुलवा करके काउंसलिंग की जाएगी तो वो धारा 15 है। समझ में आ रही मेरी बात? ये काउंसलिंग करने के बाद एक बात समझना बेटा, ये काउंसलिंग हो रही है, ठीक, लेकिन जब काउंसलिंग चलते रहती है और ये जो जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है, जब तक फाइनल ऑर्डर्स नहीं आ जाते तब तक मजिस्ट्रेट कोशिश करता है कि महिला को कुछ राहत दे सके, कुछ राहत। फाइनल ऑर्डर्स आने तक महिला को कुछ राहत दे सके। जैसे अगर महिला चोटिल है तो उसको चिकित्सा वो दिलवा देना, या आप जैसे पिक्चर वगैरह भी देखते होंगे कि जैसे किसी महिला के साथ या किसी बच्ची के साथ, कोई भी जो जरूरी नहीं ना पत्नी ही, ठीक है ना, घरेलू नातेदारी में जो भी रह रही है, बेटी भी, बहन भी, ये भी, तो अगर इनके साथ भी कोई ऐसा हमला हुआ है, ऐसी कोई घरेलू हिंसा हुई है और घर में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करिए, तो कुछ समय के लिए शेल्टर होम्स भिजवा सकता है मजिस्ट्रेट। तो जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आते, काउंसलिंग करवाने के साथ साथ जो मजिस्ट्रेट होता है वो अंतरिम राहत भी प्रदान करता है, इंटरिम रिलीफ। आई मेरी बात समझ में? इंटरिम रिलीफ देता है, इंटरिम रिलीफ। समझ में आ रहा है? इंटरिम रिलीफ अभी अपन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यह धारा 23 में बताया गया है इंटरिम रिलीफ के बारे में, सेक्शन 23। समझ में आ रहा है? ये अंतरिम रिलीफ जो है मजिस्ट्रेट देता है महिला को, और अंतरिम रिलीफ दे करके न्यायालय की प्रक्रिया को प्रारंभ रखता है। और न्यायालय की प्रक्रिया को प्रारंभ रखते हुए अब यहां पर क्या होगा, एविडेंस मंगवाएगा, साक्ष्य मंगवाएगा और आर्ग्यूमेंट होगा। समझ रहे बात? एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट के बेस पर बहस होती है। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरिम रिलीफ ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, आर्ग्यूमेंट शैल बी मेड बिफोर द मजिस्ट्रेट। अब अंतरिम राहत दे दी महिला को, अब न्यायालय की प्रक्रिया को वास्तविक रूप से शुरू करना है। अब जो मजिस्ट्रेट है सबूत मंगवाएगा, और सबूत और साक्ष्यों, सबूत यानी एविडेंस, सबूत के आधार पर अब डिस्कशन होगा कि महिला का आरोप सही है या गलत है। तात्कालिक राहत दे दिया उसने, और अब उसका एविडेंस के बेस पर क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा। अब इस आर्ग्यूमेंट के बाद मजिस्ट्रेट फाइनल ऑर्डर दे देगा, ठीक है, अंतिम आदेश पारित करेगा, और इसी अंतिम आदेश में रिलीफ के ऑर्डर्स होते हैं। आई मेरी बात समझ में? और यही अंतिम आदेश होगा, और इसी अंतिम आदेश में रिलीफ होते हैं कि महिला को कौन कौन सा रिलीफ दिया जाना है। समझ मेरी बात? फाइनल ऑर्डर जो है इसके पास पास हो जाएंगे, ये न्यायालय के अंतर्गत प्रक्रिया होती है और इस तरीके से रिलीफ मिल जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिलीफ बाय ए अग्रीव्ड पर्सन, है ना, फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। इस तरीके से मजिस्ट्रेट से एक व्यथित महिला जो है अपने लिए न्याय मांग सकती है, रिलीफ ले सकती है। ये पूरा प्रोसेस है। एक बात ध्यान से समझेंगे बेटा, ये सूचना देने से लेकर के, मतलब सूचना देना छोड़ दो, यहां पर मजिस्ट्रेट के पास जब आवेदन गया, इस आवेदन देने के समय से लेकर के ये फाइनल ऑर्डर आने तक, ये पूरी न्यायालयीन प्रक्रिया, नोट करके याद रखेंगे, ये पूरी न्यायालयीन प्रक्रिया 60 दिन के अंदर पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है ना। ऑल द जुडिशियल प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट। दंडाधिकारी के समक्ष जब आवेदन किया गया है, उस आवेदन की तारीख से 60 दिनों के भीतर संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण हो जानी चाहिए। आई मेरी बात समझ में? संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया जो है आपका 60 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। दूसरा बात और नोट करेंगे कि अगर ये फाइनल ऑर्डर दिया है, फाइनल ऑर्डर, और फाइनल ऑर्डर देने के बाद फाइनल ऑर्डर दिया है कि महिला को फलाना रिलीफ देना है, ठीक है, कोई भी अनुतोष दे दिया गया, रिलीफ दे दिया गया। अब जो रेस्पोंडेंट है उसको रेस्पॉन्ड करना है, मतलब वो देना पड़ेगा जो रिलीफ बोला गया है। अगर रेस्पोंडेंट जो है वो रिलीफ देने से मना करता है तो इसे आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। याद रखें कि अगर रेस्पोंडेंट इस फाइनल ऑर्डर को वायलेट करता है, ठीक है ना, उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में 1 साल की सजा या 20,000 रुपए का जुर्माना ठोका जा सकता है उसके ऊपर। आई मेरे पास में 1 साल की सजा या 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना।
ठीक, आवेदन करना, एप्लीकेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट डायरेक्टली बाय द एग्रीव्ड पर्सन, व्यथित महिला के द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष डायरेक्ट आवेदन करना। और यह बताया गया आपका धारा 12 में सेक्शन 12, ठीक है, यह बताया गया धारा 12 में कि एक व्यथित महिला जो है जब आवेदन करती है मजिस्ट्रेट के समक्ष डायरेक्ट तो क्या होगा। एक बात समझे बेटा, पहली बात, व्यथित महिला डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकती है, ठीक है ना। एग्रीड पर्सन इज एलिजिबल टू अप्लाई डायरेक्ट बिफोर द मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, समझ आएंगे मेरी बात। जो व्यथित महिला है वो सीधे भी जा सकती है मजिस्ट्रेट पास, सेक्शन 12। अगर कोई व्यथित महिला डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाती है तो क्या होगा। इफ द कंप्लेंट रिसीव्ड बाय द मजिस्ट्रेट, देन द मजिस्ट्रेट शैल पास एन ऑर्डर टू ब्रॉड द DIR। समझ बात। जैसे ही महिला का शिकायत मजिस्ट्रेट के पास जाता है तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले उस क्षेत्र के संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता से DIR घरेलू हिंसा रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहेगा। मतलब संरक्षण अधिकारी जाएंगे महिला के घर में, पता करेंगे क्या हुआ था और फिर DIR बनाएंगे, क्योंकि महिला तो गई नहीं है डायरेक्ट जाती, अगर वहां पर जाती तो पहले DIR वहां आता। इसका मतलब यह है कोई भी केस शुरू तब होगा, जैसे मान ले कि आपके साथ कोई घटना हुई, मोलेस्टेशन हो गया या चोरी हो गई, कोई भी घटना हुई, तो आप पहले कहां जाएंगे। अगर मान लो आप डायरेक्ट कोर्ट चले गए तो कोर्ट आपके मामले को सुनेगा, लेकिन संबंधित पुलिस थाने को आदेश देगा कि इसका FIR दर्ज करे। उसी तरीके से अगर महिला डायरेक्ट पहुंच जाती है कोर्ट में तो सबसे पहले जो मजिस्ट्रेट होगा वो संबंधित क्षेत्र के संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता को आदेश देगा कि वो DIR दर्ज करे और प्रस्तुत करे, यानी महिला का बयान दर्ज करे और प्रस्तुत करे। उसी के आधार पर तो कार्यवाही चलेगी। समझ बात। यानी DIR से ही केस शुरू होगा। इस मामले में DIR दर्ज नहीं हुआ तो जैसे मजिस्ट्रेट पास गया, मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करेगा DIR प्रस्तुत करो और इसी DIR पर विचार करेगा। समझ में आई बात। जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास DIR आ गया, यानी आवेदन आ गया, अब यहीं से माना जाएगा कि आवेदन आया है यहां से। तो जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास आवेदन आता है तो मजिस्ट्रेट सबसे पहला जो काम करेगा वो सुनवाई की तारीख तय करेगा। द डेट ऑफ ट्रायल शैल बी फिक्स्ड बाय द मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। आफ्टर गेटिंग द एप्लीकेशन और DIR, द वेरी फर्स्ट वर्क शैल बी परफॉर्म बाय द मजिस्ट्रेट इज टू डिटरमाइन द डेट ऑफ द हियरिंग। सुनवाई की तारीख तय करना, सबसे पहले सुनवाई की तारीख तय करेगा। आई मेरी बात समझ में। सुनवाई की तारीख, किस तारीख को सुनवाई होनी है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सुनवाई की तारीख आवेदन प्राप्त होने के 3 दिन के भीतर की होनी चाहिए। सही बात। जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है तो जो सुनवाई की तारीख है, ठीक है, वो आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 3 दिन के भीतर की होनी चाहिए, पहली सुनवाई की तारीख जो है। मेरी बात समझ में आ रही है। क्लियर हुआ। इसके पश्चात जो न्यायाधीश है या जो मजिस्ट्रेट है पहले तो सुनवाई की तारीख तय कर देगा और इसके पश्चात मजिस्ट्रेट जो है आपका नोटिस सर्व करेगा। नोटिस है ना, मतलब नोटिस जारी करेगा कि दोनों पक्ष क्या हो, प्रस्तुत हो, ठीक। और यह संपूर्ण न्यायालयीन, यह धारा 12 में केवल इतना लिखा है कि यह संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया 60 दिन के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। मतलब मजिस्ट्रेट जो होगा संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया क्या करेगा, 60 दिन के भीतर पूरा करेगा और महिला को आवश्यक रिलीफ देगा। एप्लीकेशन जिस दिन गया है उस दिन से। समझ में आया। तो अगर मजिस्ट्रेट के पास आवेदन जाता है डायरेक्टली तो यह प्रक्रिया होगी, इस तरीके से रिलीफ दिया जाएगा। ये इस तरीके से आपका दिया जाएगा। बेटा इस चीज को ऐसे याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि अनुतोष मांग करने की प्रक्रिया लिखिए। मांग करने की प्रक्रिया न्यायालयीन प्रक्रिया नहीं है, वो जो मैंने आपको शुरू में बताया वो न्यायालय की प्रक्रिया थी। मांग करने की प्रक्रिया कैसे होगी,
है ना, हाउ द रिलीफ कैन बी डिमांडेड बाय द अग्रीव्ड पर्सन। ठीक है, तो 4 तरीके होंगे, थ्रू प्रोटेक्शन ऑफिसर, थ्रू सर्विस प्रोवाइडर, थ्रू पुलिस और डायरेक्ट। समझ बात। और लास्ट में यही होगा, डायरेक्ट गया तो यही होगा, मजिस्ट्रेट को ही सब कुछ करना है। तो ये था मांग करने की प्रक्रिया। अब इसके सेकंड पार्ट में आते हैं अपन कि इफ द रिलीफ हैज बीन डिमांडेड बाय द अग्रीव्ड पर्सन, अगर अनुतोष की मांग की गई है, देन व्हाट काइंड ऑफ रिलीफ इज अवेलेबल इन दिस एक्ट। किस प्रकार के अनुतोष इस अधिनियम में उपलब्ध है महिला के लिए। ठीक है ना, अवेलेबल रिलीफ फॉर द अग्रीव्ड पर्सन। बेटा 6 प्रकार के अनुतोष है, 6 प्रकार के रिलीफ है जो दिए जा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। और ये पूरे अनुतोष धारा 18 से चालू होते हैं और धारा 23 पर खत्म होते हैं। यानी 18, 19, 20, 21, 22 और 23 ये सेक्शंस हैं। ठीक, धारा अगर हम देखें तो ये धारा है और ये क्रमांक, मतलब कितने प्रकार के अनुतोष जो है वो दिए जा सकते हैं। तो याद रखें 6 प्रकार के अनुतोष दिए जा सकते हैं। एंड रिलीफ, अवेलेबल रिलीफ्स आर मेंशन इन दिस एक्ट फ्रॉम 18 to 23। ठीक है, 18 से 23 के बीच में इन अनुतोषों का उल्लेख है। क्लियर हुआ। एक बात ध्यान सुने, जो अनुतोष दिया जाता है, रिलीफ, कौन कौन से रिलीफ दिए जा सकते हैं। सबसे पहले अगर महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है तो उसको संरक्षण देंगे, इसलिए सबसे पहला रिलीफ है संरक्षण। ठीक है, संरक्षण आदेश या इसको कहेंगे प्रोटेक्शन ऑर्डर। सबसे पहला रिलीफ संरक्षण कहां देंगे, महिला को उसके निवास स्थल में, इसलिए दूसरा है आपका निवास आदेश या इसको कहेंगे रेसिडेंस ऑर्डर। रिलीफ, समझिए बात, अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है तो सबसे पहले उसे प्रोटेक्शन दिया जाना जरूरी है। तो जो सबसे पहला रिलीफ दिया जाता है वो है प्रोटेक्शन रिलीफ, संरक्षण आदेश बोलेंगे इसको। सही बात। इसके बाद संरक्षण कहां देंगे, तो महिला को उसके घर में देंगे, घर यानी निवास, इसलिए निवास आदेश या रेसिडेंस ऑर्डर भी बोलते हैं इसको। जब वो निवास करेगी तो उसको धन की आवश्यकता होगी, इसलिए धनी अनुतोष, ठीक है, धनी अनुतोष या मॉनिटरी रिलीफ दिया जाएगा। तीसरा रिलीफ होता है मॉनिटरी रिलीफ। समझ बात, तीसरा रिलीफ क्या होगा, मॉनिटरी रिलीफ। जब धन आ गया तो धन की भी सुरक्षा होनी चाहिए, उसे कहेंगे अभिरक्षा। तो अगला रिलीफ होता है अभिरक्षा अनुतोष या कस्टोडियल रिलीफ। ठीक है ना, अभिरक्षा, कस्टोडियल रिलीफ या कस्टडी रिलीफ, जो भी लिखना चाहे। ठीक है, अभिरक्षण आदेश या अभिरक्षा आदेश, ठीक, अभिरक्षा अनुतोष, कस्टोडियल रिलीफ। ठीक, अभिरक्षा दे दिए। अभिरक्षा के बाद महिला को क्षतिपूर्ति देनी होगी, इसलिए अगला होगा आपका क्षतिपूर्ति आदेश, कॉम्पनसेशन ऑर्डर। ठीक है, क्षतिपूर्ति आदेश। और लास्ट में 23 में बताया गया है अंतरिम राहत या अंतरिम अनुतोष या एक्स पार्टी ऑर्डर, जो उस समय आपको बताया था, याद आया, ये एक पक्षीय आदेश। तो ये इस तरीके से दीज आर द अवेलेबल रिलीफ इन दिस एक्ट फॉर द अग्रीव्ड पर्सन। ये कुछ अनुतोष हैं जो व्यथित महिलाओं को प्राप्त है इस अधिनियम के अंतर्गत। इसके अलावा और कुछ नहीं दिया जा सकता। आई मेरे पास में यही अवेलेबल रिलीफ है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे कि जो आपका घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त अनुतोषों का उल्लेख कीजिए, नोन एज स्टॉप वायलेंस ऑर्डर। ठीक है, आई मेरे पास में इसे स्टॉप वायलेंस ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है ना, महिला को संरक्षण प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और कैसे प्रदान करेगा, हिंसा पर रोक लगा करके, इसलिए इसको स्टॉप वायलेंस ऑर्डर भी कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, स्टॉप वायलेंस ऑर्डर भी कहा जाएगा। अगर इसमें हम तरीके देखें कि किस तरीकों से संरक्षण दिया जाएगा या हिंसा को रोका जाएगा, ठीक है ना, अगर हम तरीके देखें कि किन किन तरीकों से हिंसा को रोका जाएगा, तो देखें बेटा, इसमें
सबसे पहला प्रवेश, ठीक है ना, प्रवेश। दूसरा संचार, ठीक है ना, पहला प्रवेश, दूसरा संचार, तीसरा संबंधित व्यक्ति, ठीक है, और चौथा आपका वित्तीय क्षति, फाइनेंशियल लॉस। कीवर्ड है, ऐसा मैंने लिखा है, इसको आप समझें। कैसे रोक लगाएगा संरक्षण आदेश जो है, हाउ द प्रोटेक्शन ऑर्डर प्रोटेक्ट द अग्रीव्ड पर्सन, किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, कैसे संरक्षण देगा? तो 4 तरीके, प्रवेश, संचार, संबंधित व्यक्ति और वित्तीय क्षति। आई मेरा समय, प्रवेश, संचार, संबंधित व्यक्ति और वित्तीय क्षति। ध्यान से सुने अब ये क्या कहता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर में सबसे पहला जो मीजर अपनाया जाता है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ, कार्य करती है, जो उसका वर्किंग प्लेस है, कार्य करती है, या जहां पर वो रहती है उस स्थान पर प्रवेश से रोक लगा देना। मतलब ऑर्डर देगी कि तुम वहां नहीं जाओगे। आई मेरे पास में प्रोटेक्शन ऑर्डर में सबसे पहला होता है प्रिवेंट द एंट्री, प्रोहिबिट द एंट्री, ठीक है, एट द वर्किंग प्लेस ऑफ द वुमेन, महिला के कार्यस्थल, निवास स्थल पर जो प्रत्यर्थी है, रेस्पोंडेंट है, या आरोपी व्यक्ति है, जो परपिट्रेटर है, उसके प्रवेश को प्रतिबंधित कर देना। आई मेरी बात समझ में? संरक्षण देना है। कैसे संरक्षण देंगे? फर्स्ट, टू रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ द रेस्पोंडेंट एट द वर्किंग प्लेस ऑफ द वुमेन, ठीक है ना। महिला के कार्यस्थल, कानून में एक्चुअल कार्यस्थल बस लिखा हुआ है, इसलिए बार बार मैं वर्किंग प्लेस बोल रहा हूं। महिला के कार्यस्थल पर प्रवेश से रोक लगा देना, ठीक है, कि वहां नहीं जाएगा, जाएगा मारपीट करेगा तो नहीं जाएगा, लड़ झगड़ लेंगे दोनों। समझोगे नहीं मेरी बात? बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री, रिस्ट्रिक्ट कर दिए एंट्री को, संरक्षण मिला। समझ लो संरक्षण कैसे हो रहा है। सेकंड, प्यारे बच्चों, संचार, टू रिस्ट्रिक्ट द कम्युनिकेशन बाय द रिस्पोंडेंट टू द एग्रीव्ड पर्सन, महिला के साथ, पीड़ित महिला के साथ अपराधी द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रकार के संचार पर रोक लगाकर। आई मेरा समय, किसी भी प्रकार के संचार पर रोक लगाकर, मतलब फोन में बात नहीं करेगा, व्हाट्सएप नहीं करेगा, किसी के थ्रू नहीं भेजवाएगा, मैसेंजर पर नहीं भेजेगा, फलाना नहीं करेगा, ढिमकाना नहीं करेगा, रूठा रहेगा, चुप रहेगा। अच्छा, इसमें ऐसा मत समझना ना, व्यथित व्यक्ति में माइनर्स आते हैं, मतलब 18 के नीचे के अगर लड़के भी होंगे ना तो भी आएंगे व्यथित में। मारी, विकट मारी है, दीदी मारी है मेरे को, बहुत बहुत सताती है दीदी मेरे को, है ना। भाभी, देवर, है ना, भाभी कूटे पड़ी है देवर को, अब देवर 14-15 साल का है तो वो भी आ जाएगा, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेन कर सकता है। समझो मेरी बात? ऐसा प्यारे बच्चों कानून है, छोड़ो उसे, है ना। तो ये इस तरीके से आपका संचार, संचार के तरीकों पर प्रतिबंध लगा करके, समझ में आ रहा है। संबंधित व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति, रिलेटिव पर्सन ऑफ अ वुमेन, महिला से संबंधित व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से रोककर। समझ में मेरी बात? कैसे समझाऊं? महिला से संबंधित कोई व्यक्ति है, मान लो, नहीं, हाँ भाई, ठीक है, भाई है, तो जीजा जी हो गए और दीदी, उसके लिए जीजा जी और दीदी, है ना। अब दीदी को टॉर्चर करना है तो जीजा जी क्या बोले, भाई को पकड़ के रख लिए, है भाई, समझ रहे हो ना। अब दिए पड़े भाई को, इधर दीदी परेशान है वो भी जो होगा वो भी रिस्ट्रिक्ट होगा, कि मतलब उसके संबंधित व्यक्ति को भी यू कैनॉट एडॉप्ट एनी डेरिमेंट्री मेजर्स, अपमानजनक या क्षति पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। संचार, समझ रहे हो कि नहीं? तो संचार के माध्यम, संबंधित व्यक्ति समझ गए, महिला से संबंधित व्यक्तियों के साथ होने वाले अपमानजनक कार्यों पर रोक लगाकर, ठीक है ना। डेरिमेंट्री फंक्शंस विद द रिलेटिव ऑफ द वुमेन्स,
है ना, टू प्रोटेक्ट द डेरिमेंट्री फंक्शंस विथ रिलेटिव्स ऑफ द वुमेन्स, इसको रोक करके क्या कर सकते हैं, उस पर संरक्षण दे सकते हैं। लास्ट और प्यारे बच्चों, और संरक्षण कैसे दे रहे हैं? फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द फाइनेंशियल लॉस। मान लो कि महिला ने जाकर के शिकायत कर दिया, ठीक है, अब पति दिमाग खराब, बोले यार मेरे फंसवा दी मैं नहीं छोड़ूंगा। और पति ने क्या किया, बोला जानता है कि अगर सेपरेट भी हुए तो आधी संपत्ति देनी पड़ेगी, एलिमनी तो देनी पड़ेगी ना। तो पति बोला जा ना, मैं भी रोड में भीख मांगू, मैं तो इंजीनियर ही हूं। मैं वो लिख करके दे दिया कि मैं अपना पूरी संपत्ति को दान करता हूं। सही बात। तो बाबा खुद ही रोड पर है, बीबी को भी कुछ मिलना नहीं, उसका ही फाइनेंशियल लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करेंगे कि किसी भी प्रकार की ऐसा कोई वित्तीय कार्यवाही पुरुष नहीं कर सकता जिससे महिला को वित्तीय क्षति होती हो। आई मेरी बात समझ में? इसके बाद कौन सा था अगला आपका? धनीय अनुतोष नहीं, कौन सा था जी? निवास, है ना, निवास आदेश या रेसिडेंट रिलीफ। एक बात समझो बेटा, हर का थीम पकड़ना पहले, एक एक पॉइंट। संरक्षण आदेश का उद्देश्य क्या था? महिला को संरक्षण देना हिंसा से। तो इसलिए हिंसा कैसे कैसे हो सकती थी? पति आकर के या पुरुष आकर के मारपीट कर सकता था तो उसके एंट्री पर रोक लगा दी। फोन में अभद्र बात कह सकता था, इमोशनल अब्यूज कर सकता था तो फोन में बात ही नहीं करेगा। फाइनेंशियल लॉस कर सकता था, इसलिए फाइनेंशियल एक्शन से भी क्या कर दिएगा, प्रोटेक्ट कर दिएगा। समझे ना मेरी बात को? और लास्ट में आपका संबंधित व्यक्ति को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता हो। क्लियर हुआ? अब बात ऐसा है कि ये जो रेसिडेंस रिलीफ है, इसका थीम क्या है? एक बात याद रखें, जो निवास आदेश होता है इसका मूल उद्देश्य है महिला को सुरक्षित आश्रय स्थल प्रदान करना, प्रोवाइडिंग सेफ शेल्टर होम्स। महिला को सुरक्षित आश्रय स्थल प्रदान करने के उद्देश्य से न्यायालय के द्वारा ऐसा आदेश जारी किया जाता है। आई मेरी बात समझ में? प्रोवाइडिंग द सेफ शेल्टर होम्स, है ना, मतलब बाय दिस रिलीफ ऑर्डर द कोर्ट इज अबाउट टू प्रोवाइड द सेफ शेल्टर होम्स टू द अग्रीव्ड पर्सन। जो व्यथित महिला है उसे न्यायालय सुरक्षित आश्रय स्थल उपलब्ध करवाने वाली होती है इसके माध्यम से। समझ में मेरी बात? ये क्या होता है? अच्छा, अब एक बात समझो बेटा, तो ये निवास आदेश कब दिया जाएगा? यदि मान लीजिए कि महिला को घर से निकाल दिया गया है, ठीक है ना, अगर महिला को घर से निकाल दिया गया है, घर से निकाल दिया गया है, यहां पर घर की जगह पर आप शब्द प्रयोग कीजिएगा साझी गृहस्थी। याद आई मेरी बात? जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो घर का मतलब साझी गृहस्थी है, ठीक है ना। तो यदि जो महिला घरेलू नातेदारी में रह रही थी, घरेलू हिंसा करने के बाद अगर उसे साझी गृहस्थी से बाहर कर दिया गया, ठीक है, इफ द एग्रीव्ड पर्सन हैज बीन इवैक्यूएटेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड, अगर बाहर निकाल दिया गया है तब यह आदेश जारी होता है, ठीक है ना। घर से निकाल दिए जाने के पश्चात ही यह क्या होगा, आदेश जारी होगा, क्योंकि अब आश्रय नहीं है तो अब सुरक्षित आश्रय उपलब्ध करवाना है। तो सबसे पहले महिला से पूछा जाएगा वेयर शी फील प्रोटेक्टेड, महिला कहां पर सुरक्षित रहना महसूस करती है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या, सुरक्षित आश्रय स्थल उपलब्ध करवाना, ठीक है ना। तो महिला से पूछा जाएगा कि महिला कहां सुरक्षित रहना प्रस्तुत समझती है, ठीक है ना। यदि मान लें कि महिला वापस जाना चाहती है, ठीक है ना, वापस जाना चाहती है प्रत्यर्थी के पास, ठीक है ना, रेस्पोंडेंट के पास, और वहां वो सुरक्षित महसूस करती है, ठीक है ना। इफ अग्रीव्ड पर्सन इज एग्रीड टू गो बैक और रिटर्न बैक टू द रेस्पोंडेंट एंड इफ शी फील सेफ, अगर महिला प्रत्यर्थी के पास वापस जाना चाहती इतना होने के बावजूद भी, और वो जानती कि अब ऐसा नहीं होगा, अगर वो उसको लगता है कि शी फील प्रोटेक्टेड, अगर उसको लगता है कि मैं वहां सुरक्षित हूं, एक ये तरीका हो सकता है, तब रेसिडेंस ऑर्डर पास होगा। और एक जब महिला प्रत्यर्थी के पास या प्रत्यर्थी के साझी गृहस्थी में सुरक्षित महसूस ना करे,
एक अगर सुरक्षित महसूस करती है तो क्या कंडीशन, रिलीफ ऑर्डर क्या होगा, और एक अगर सुरक्षित महसूस नहीं करती तो क्या होगा रिलीफ ऑर्डर। समझो मेरी बात। महिला आई, महिला ने आवेदन दिया है कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, मुझे घर से निकाल दिया गया है। अब हियरिंग हो रही है, सुनवाई हो रही है। तो जब सुनवाई हो रही है तो महिला से पूछा जाएगा, आपको घर से निकाल दिया गया है, आपको कहां लगता है कि आप सुरक्षित हैं, क्या आप वापस जाना चाहेंगी या आपके लिए कोई और व्यवस्था की जाए। अगर महिला बोलती है कि नहीं, मैं वापस ही जाना चाहती हूं, मुझे वहां पर सुरक्षित लगता है, तो एक रेसिडेंस ऑर्डर पारित करेगा, ठीक। या फिर महिला बोलती है नहीं, मैं वहां नहीं जा सकती, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं वहां नहीं रहना चाहती, मुझे सुरक्षित वहां पर महसूस नहीं हो रहा है। तो अगर वो कहती है कि जहां से निकाली गई वहां पर उसको सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा, तो भी उसके रहने की व्यवस्था करने के लिए एक आदेश जारी होगा, ठीक है ना। तो इन दो परिस्थितियों में रेसिडेंस ऑर्डर जो है वो जारी होते हैं, ठीक। यदि वापस जाना चाहती है और महिला सुरक्षित महसूस करती है तो उसे वापस साझी गृहस्थी में भेजने के आदेश दिए जाएंगे। धनी अनुतोष के बाद अगला क्या है आपका, अभिरक्षा, है ना। अभिरक्षा आदेश या कस्टडी ऑर्डर। अब देखो बेटा, संरक्षण अधिकार महिला को संरक्षण देने के लिए था, निवास आदेश महिला को सुरक्षित निवास देने के लिए था, धनी अनुतोष महिला के द्वारा घरेलू हिंसा के कारण हुए खर्चों को जो उसने उठाया है उसको पे करने के लिए था। जो अभिरक्षा है, नाम से स्पष्ट है, कस्टडी। तो एक महिला किसकी कस्टडी मांगेगी, हमेशा अपने बच्चे की। आई मेरे बात समझ में, एक महिला हमेशा अपने बच्चे की कस्टडी मांगेगी। तो याद रखें, इस अभिरक्षा आदेश का उद्देश्य महिला एवं उसके बच्चे को पृथक होने से बचाना है, ठीक है ना। टू प्रोटेक्ट द वुमेन एंड हर चाइल्ड फ्रॉम द सेपरेशन, दिस ऑर्डर कैन बी इशूड। महिला उसके बच्चे से या बच्चे को मां से, तो महिला और बच्चों को एक दूसरे से पृथक होने से रोकने के लिए, कि भाई घर से निकाल दिया है और पति जो बोला नहीं बच्चा मेरे साथ रहेगा, तुम जाओ, ठीक है। तो ये घटना ना हो। अगर ऐसा महिला आरोप लगाई है कि मेरे बच्चे को नहीं दे रहा है मुझे, तो वहां पर अभिरक्षा की मांग कर सकती है महिला, जो है अपनी कस्टडी मांग सकती है अपने बच्चे की, सही बात। तो इस तरीके से कस्टोडियल ऑर्डर कैन बी इशूड इन फेवर ऑफ द वुमेन, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द वुमेन एंड चाइल्ड फ्रॉम द सेपरेशन। महिला और बच्चे को अलग होने से बचाने के लिए आदेश जारी किया जाता है, ठीक। याद रखेंगे कि यह पूर्णतः अस्थायी प्रकृति का होगा, बहुत टेम्पररी होता है। ये टेम्पररी कहने का मतलब, अगर महिला ने कहा कि मैं अपने बच्चे से इतने दिन से नहीं मिली हूं, मुझे मेरे बच्चे को देखने नहीं दिया जा रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। अगर महिला ऐसा आरोप लगाती है तो तुरंत जो मजिस्ट्रेट होगा आदेश जारी करेगा कि कस्टडी जो है वो महिला को दे दी जाए। हालांकि कस्टडी पर फाइनल विचार, अगर दोनों सेपरेट होना चाहते ही हैं, फाइनली अगर डाइवोर्स तक बात जाती है और दोनों सेपरेट होना चाहते हैं, तो सेपरेशन और एडॉप्टेशन के एक्ट अलग है, इसलिए इसको टेम्पररी बताया गया है। मतलब अभी तो राहत दे दी जाएगी, ठीक है, बच्चा जब तक फाइनल आदेश नहीं आता अपनी मां के पास रहेगा, ये टेम्पररी है। बाद में फिर एक्ट है जिसमें देखा जाता है कि बच्चे का लालन पालन पोषण कहां पर बेहतर तरीके से हो सकता है, उन चीजों को देख करके फिर पति या पत्नी में से किसी एक को बच्चे की कस्टडी दी जाती है। तो एडॉप्टेशन एक्ट 1961 है, उसका अलग प्रोसीजर चलता है। यह अस्थायी प्रकृति का होगा, अंतरिम राहत होगा इसमें। आई मेरी बात समझ में। तो यह था आपका अभिरक्षा आदेश, ठीक है, अस्थायी प्रकृति का होगा। अभिरक्षा आदेश के बाद अगला है आपका क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति आदेश या कॉम्पनसेशन। अच्छा एक बात समझो बेटा, क्षतिपूर्ति और मॉनिटरी दोनों को एक साथ मिला करके पढ़ो। धनी अनुतोष में पैसा दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, मॉनिटरी रिलीफ। क्षतिपूर्ति में भी तो पैसा ही देंगे, तो अंतर क्या है? अंतर यह है समझना कि मारपीट हुई, अगर हिंसा हुई है तो डॉक्टर के पास इलाज करवाने वगैरह के लिए जो भी पैसे लग रहे हैं वो तो मॉनिटरी रिलीफ से मिल जाएगा, है ना। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द वुमेन, है ना, ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के कारण जो खर्चा हुआ उसका भुगतान जो भी होगा वो मॉनिटरी रिलीफ में हो जाएगा। लेकिन महिला यह भी कह सकती है
कि मैं जॉब कर रही थी, ये घरेलू हिंसा हुआ मेरे साथ में, तो मैं मानसिक रूप से इतनी प्रताड़ित हो गई कि मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। मैं जॉब नहीं कर पा रही थी, या मैं जॉब जाती भी थी तो मेरा दिमाग उस तरीके से काम नहीं कर रहा था, है ना। आई वर फीलिंग मेंटली टॉर्चर्ड, एग्जॉस्टेड, जिससे मेरा कार्य प्रभावित हुआ और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। ठीक है ना, नौकरी से निकाल दिया गया। मेरी सैलरी हर महीने की 50,000 थी, जिससे मैं अपना जीवन यापन कर सकती थी। लेकिन अब नौकरी से निकाले जाने के कारण पिछले 1 साल से मैं घर में बैठी हुई हूं। मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ हूं, मैं नौकरी नहीं कर पा रही हूं। और महिला फिर क्लेम करेगी 50,000 के हिसाब से 6 लाख रुपया हुआ, मेरे को चाहिए। तो ये खर्च नहीं हुआ है, ये खर्च नहीं है, ये उसको क्षति हुई है। तो मेडिकल खर्चों के अतिरिक्त जो देय राशि होती है, महिला को जो शारीरिक और मानसिक क्षति होती है, तो धनीय अनुतोष के ऊपर मॉनिटरी रिलीफ के अलावा महिला मानसिक और शारीरिक क्षति की मांग कर सकती है। आई मेरी बात समझ में? तो थीम समझे नहीं इसका? तो जैसे क्षतिपूर्ति क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्षतिपूर्ति आदेश क्या होता है, तो याद रखें धनीय अनुतोष के अतिरिक्त, ठीक है, धनीय अनुतोष के अतिरिक्त जारी राहत आदेश है। ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑर्डर इज अ रिलीफ ऑर्डर इन एडिशन टू द मॉनिटरी रिलीफ। जो धनीय अनुतोष दिया गया उसके अतिरिक्त या उसके आगे, उसके ऊपर का आदेश है। ठीक है, जिसमें महिला अपने शारीरिक या मानसिक तो समझे नौकरी नहीं कर पा रही थी, शारीरिक मान लो इतना मारा है कि हाथ टूट गया है, हाथ काम नहीं कर पा रहा है, समझ में बात? तो जो वो जॉब कर रही थी अब तो नहीं कर पाएगी ना, शारीरिक क्षति है, जीवन भर की क्षति है। तो शारीरिक या मानसिक क्षति है ना, क्षति की पूर्ति की मांग कर सकती है। आई मेरी बात समझ में? शी कैन डिमांड फॉर द कंपनसेशन ऑफ मेंटल और फिजिकल लॉसेस। ठीक है ना, जो मानसिक और शारीरिक क्षति हुई है उसकी मांग की जा सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे आ रहा है समझ में। और ये था आपका क्षतिपूर्ति आदेश। और लास्ट है आपका अंतरिम राहत या एक पक्षीय आदेश, एक्स पार्टी, इंटरिम रिलीफ और एक्स पार्टी ऑर्डर। ये लास्ट है और ये धारा 23 में है ना। एक बात समझे बेटा कि ये होता क्या है अंतरिम राहत जो है। अगर हम सबसे पहले अंतरिम राहत की बात करें, इंटरिम रिलीफ, तो सबसे पहले तो ये जानने वाली बात है, अंतरिम का मतलब होता है अस्थायी। जब तक कोई चीज पूर्ण नहीं हुआ है तब तक अस्थायी चीजें चलती हैं। तो याद रखें कि अंतिम आदेश आने के पहले, अंतिम आदेश आने के पहले या पूर्व, है ना, मान लें कि आप रायपुर के हो, आपकी शादी बिलासपुर में हुई है, तो रायपुर आपका निवास स्थल है व्यथित महिला का, और बिलासपुर रेस्पोंडेंट का निवास स्थल है एक। या इसके अलावा यह हो सकता है कि आप रायपुर बिलासपुर के हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि किसी और शहर में, मान लो दुर्ग में रह रहे हो आप, तो दुर्ग आपका जो है वो जॉब जगह हो गया जहां पर आप जॉब कर रहे हो दोनों लोग या कोई भी एक व्यक्ति। लेकिन वहां से कहीं और घूमने गए थे, मान लो गोवा, और वहीं पर मार पिटाई हुई है, सही बात? तो आप वहां के जेएमएफसी को रिपोर्ट करेंगे। मतलब गोवा में भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं जेएमएफसी को, दुर्ग में भी कर सकते हैं क्योंकि वहां पर आप जॉब कर रहे थे। महिला रायपुर में भी कर सकती है क्योंकि यहां पर वो निवास कर रही थी। महिला बिलासपुर में भी कर सकती है क्योंकि वहां प्रत्यर्थी निवास कर रहा है। किसी भी एक जगह के क्षेत्राधिकारी के जेएमएफसी को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यही ये कहता है, धारा 27 से कहता है कि घरेलू हिंसा पर सुनवाई करने का अधिकार प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी या महानगर पालिका न्यायिक दंडाधिकारी को होगा। ऐसे मामले उस न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे जिसके क्षेत्राधिकार में या तो वह घटना हुई हो या जहां पर प्रत्यर्थी
या व्यथित महिला का निवास स्थल हो या रोजगार स्थल हो। धारा 29 क्या है? अपील। अपील मतलब यह कहता है, सेक्शन 29 यह कहता है कि अगर दंडाधिकारी ने कोई आदेश दिया है, यह सब आदेश दिया, जो प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेसिडेंस ऑर्डर, यह आदेश दिया, तो अपील किया जा सकता है इसको। रेस्पोंडेंट बोल सकता है कि नहीं यार, मेरे को यह सब नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं था, मुझ पर झूठा आरोप है। तो रेस्पोंडेंट जो है, रेस्पोंडेंट अपील कर सकता है। तो अपील कहां करेगा? इधर देखो, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सजा सुनाया तो उसके ऊपर क्या है? सेशन कोर्ट। इसलिए याद रखें, घरेलू हिंसा मामले में अपील हमेशा सत्र न्यायालय में किया जाएगा। ठीक है ना? अपील जो है हमेशा सत्र न्यायालय में किया जाएगा। देखो, नोट ये याद रखना है कि इस अधिनियम के तहत पारित किए गए आदेश तब तक जारी रहेंगे, तब तक जारी रहेंगे जब तक महिला चाहे। आई मेरे बात में समझ में आ रहा है? कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑर्डर्स आर बेस्ड ऑन डिस्क्रिशन ऑफ द अग्रीव्ड पर्सन। व्यथित महिला की इच्छा पर आधारित है। समझ में आया? वो जब तक चाहेगी ये आदेश लागू रहेंगे। बोले अभी बात कर सकते? नहीं, मूड नहीं है, अभी तड़पने दो। समझ में आया? मेरे को बहुत सताया है, तड़पने दो ससुरे को। समझ में आया? ये इस तरीके से फर्स्ट, द ऑर्डर्स कैन बी इंप्लीमेंटेड टिल द डिस्क्रेशन ऑफ द वुमन। जब तक महिला चाहे तब तक वो जारी रहेंगे। अगर किसी समय महिला को लगता है कि बहुत सता ली मैं, अब ठीक है, अब तो ऐसा नहीं करोगे ना जी, वो बोलेगा मां कसम अब कभी नहीं करूंगा, पैर पड़ता हूं रे, प्लीज घर आ जा। है ना? समझ रहे हो? बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है जी पति पत्नी का। तो अगर मान लो कि इस तरीके से पति पैर हाथ पर लौट गया, प्लीज मेरे को माफ कर देना, मां कसम बच्चे का पोटी धोते धोते परेशान हो गया, प्लीज कम टू होम। है ना? और महिला भाई बहुत प्यारी होती है महिलाएं, अगर दिल पसीज गया, मान गई, इफ शी एग्रीड, तो महिला को क्या करना होगा? महिला किसी भी समय जब भी चाहे, आदेश देने के जब भी चाहे, उसके पश्चात एक आवेदन प्रस्तुत कर आदेश को खारिज करवा सकती है। ठीक है? एट एनी ऑफ द टाइम बाय अप्लाइंग बिफोर द मजिस्ट्रेट, द वुमेन इज एम्पावर्ड टू डिस्चार्ज द ऑर्डर्स पास बाय द मजिस्ट्रेट। आई मेरा समय, किसी भी समय महिला आवेदन देकर के इस आदेश को खारिज करवा सकती है, निरस्त करवा सकती है। और ये जो भी बातें मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों, ये धारा 25 में लिखी हुई थी। आई मेरी बात में, सेक्शन 25 में ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो ये न्यायालयीन प्रक्रिया 60 दिन, प्रक्रिया पूरा हो जाने से 60 दिन। अब आदेश तो दे दिया, अब आदेश तो कंटिन्यू चलते रहेगा। 60 दिन बस का थोड़ी करे पगल। समझ में आया माताओं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं जी? देखें, और लास्ट और फाइनल चैप्टर इसका, लास्ट चैप्टर है इसमें, अध्याय 5। ठीक है? और अध्याय 5 है प्रकीर्ण, मिसलेनियस, और यह बताया गया है धारा 30 से 37 तक। अब इसमें हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल 2 सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वही 2 सेक्शन हमको पढ़ना है। वो है धारा 30 और है धारा 31, सेक्शन 30 एंड 31। यही 2 अनुच्छेद धाराएं हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों ध्यान दें, एक बात मेरी समझना बेटा, ध्यान सुनो। तो थोड़ा सा अपन अगर फ्लैशबैक में जाएं इसके, तो मैंने आपको जब पढ़ाना शुरू किया था, DIR जब पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था ये एक सार्वजनिक दस्तावेज होता है। ठीक है? पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, यानी सरकारी दस्तावेज होता है। याद रखें बेटा कि सरकारी दस्तावेज जब हम किसी चीज को कहते हैं, है ना, इफ एनीथिंग इज नोटिफाइड एज पब्लिक डॉक्यूमेंट,
that shall be maintained or filled by the public servant. अगर कोई भी ऐसा दस्तावेज है जो सार्वजनिक दस्तावेज है, तो सार्वजनिक दस्तावेज को भरे जाने का अधिकार या उसके रख रखाव का अधिकार केवल लोक सेवक को ही होगा, पब्लिक सर्वेंट को। और आपको मैंने बताया था कि इस चैप्टर में आपको मैंने बताया था कि जो DIR होता है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, और DIR को दो ही लोग भर सकते हैं, या तो प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर। तो भरेगा वो जो लोक सेवक होगा, और ये दोनों भर रहे हैं, यानी ये दोनों क्या होने चाहिए? बस आर्टिकल 30 यही बताता है कि जो आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर या जो सर्विस प्रोवाइडर है ये लोक सेवक होंगे। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड द सर्विस प्रोवाइडर शैल बी द पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 30। आई मेरी बात समझ में? सेक्शन 30 और 31 क्या कहता है, ध्यान से सुने। ये पढ़ा चुका हूं आपको, लेकिन यहां पर मैं बता दे रहा हूं। यदि मजिस्ट्रेट ने अंतिम आदेश पारित कर दिया है, इफ द फाइनल ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय द मजिस्ट्रेट, अगर फाइनल ऑर्डर पास कर दिए गए और यदि इसका उल्लंघन होता है एंड सच ऑर्डर्स हैज बीन वायलेटेड, देन नंबर 1 year imprisonment और 20,000 पेनाल्टी शैल बी रिवार्डेड। यदि मजिस्ट्रेट ने अंतिम आदेश दे दिया है और अंतिम आदेश का उल्लंघन होता है, तो ऐसी स्थिति में 1 साल तक की सजा या 20,000 रुपए का जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है। या इसके अलावा 498A IPC के तहत मामला पंजीबद्ध करने के लिए पुलिस को आदेश भी दिया जा सकता है। आई मेरे पास में यह बताया गया सेक्शन 31 में। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। यह हो गया आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट खत्म। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, शॉर्ट में लिख लो PWDVA, ठीक है ना। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधान लिखिए, ठीक है, 100 शब्दों में। राइट द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ PWDVA 2005, ठीक है, 100 शब्दों में। अब देखो बेटा, प्रमुख प्रावधान लिखने बोल रहा है 100 शब्दों में, यानी एकदम इंपॉर्टेंट चीजों को लिखना है। घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है इसमें, ऐसा घरेलू हिंसा को नहीं लिखना, घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है, ठीक है। पहली बार घरेलू हिंसा को न्याय के दायरे में लाया गया है। इसके अंतर्गत, घरेलू हिंसा के अंतर्गत पहली बार शारीरिक शोषण तो अपन समझते थे, मानसिक, लैंगिक, आर्थिक, भावनात्मक शोषण को शामिल किया गया। समझ लो ये सब चीजें। इसके अलावा महिला को, पावर टू वुमेन्स, महिला को अधिकार दिया गया है। संरक्षण अधिकारी महिला को बनाने की प्राथमिकता है। महिला अधिकारी पुलिस से बचने की, मतलब पुलिस से जो घबराहट होती है, पुलिस के पास जाने की बजाय सर्विस प्रोवाइडर के पास, संरक्षण अधिकारी के पास जाकर के न्याय की मांग कर सकती है। यह एक दीवानी मामला है जिसमें महिला को उसके अधिकार और अनुतोष दिलवाए जाते हैं। आईमिरसे में विभिन्न प्रकार के अनुतोष दिलवाने की सरल प्रक्रिया का उल्लेख है। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर प्रत्यर्थी के खिलाफ 498A IPC के तहत मामला दर्ज करने एवं जुर्माने और कैद तक का प्रावधान किया गया। ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जो इसकी खूबसूरती को बताती हैं, किस तरीके से महिलाओं को प्रोटेक्ट कर रही है, ये बताना इसमें 100 वर्ड्स में और पॉइंट वाइज। सही बात। नेक्स्ट लिखें। इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम मतलब समझ जा रहे हो ना, इस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा के शिकार होने से न्याय मिलने तक की प्रक्रिया का उल्लेख करें। ठीक, घरेलू हिंसा की शिकार होने से न्याय मिलने तक की प्रक्रिया का उल्लेख करें। डिस्क्राइब द जुडिशियल प्रोसेस
फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस टिल जस्टिस, मतलब पूरी प्रक्रिया आपको बतानी है, ठीक है, कि क्या हुआ तो पहले सूचना दी, वही सर्कल पूरा जो आपको बताया था, न्याय मिलने तक की प्रक्रिया, फाइनल ऑर्डर। समझ में मेरी बात? उसको शब्दों में लिखना है, फ्लो चार्ट बना करके 175। नेक्स्ट, परिभाषित कीजिए, डिफाइन द फॉलोइंग्स। संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा रिपोर्ट, DIR, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, DIR, ठीक। नेक्स्ट, संरक्षण आदेश, प्रोटेक्शन ऑर्डर। नेक्स्ट, निवास आदेश, रेसिडेंस ऑर्डर, ठीक। सारे आदेश को लिख लेना 30-30 शब्दों में, ठीक है ना, सब 30-30 शब्दों में। क्लियर हुआ? इतना आपको इसमें पढ़ना चाहिए, इसके बाहर कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट खत्म हो गया।